राजस्थान में जैसे जैसे इलेक्शंस विधानसभा के नज़दीक आते जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि तमाम पार्टियों के लोग जो पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल से एकदम गहरी नींद में थे, अचानक से वो हड़बड़ा करके उठ बैठे और उन्हें जनता की बहुत याद आने लगी है। हमने देखा कि 1 और 2 तारीख के आसपास, इसी महीने में 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को राजस्थान के पूर्वी हिस्से में सवाई माधोपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा हुआ और वो दौरे के माध्यम से दंगे शुरू हुए और दंगों के माध्यम से बीजेपी ने अपनी जो चुनावी जो रणनीति थी उसका आगाज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उसको काउंटर करते हुए कांग्रेस ने ईस्टर्न राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी का राग अलापना शुरू कर दिया। ईआरसीपी 2016 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई, जिसका मकसद ये था कि पूर्वी राजस्थान के जो 13 जिले हैं जिसमें पानी की बड़ी विकट समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए नहर लाई जाएगी और इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को 2023 में पूरा हो जाना था, जो कि आज तक अभी एकदम इनिशियल स्टेज में है और बीजेपी और कांग्रेस इसी बात पर अभी लड़ रही है कि कौन पैसा देगा, कौन पैसा नहीं देगा। और अचानक से 4 साल बाद कांग्रेस को ईआरसीपी की याद आने लगती है। इन 4 सालों के गुजर जाने के बाद बीजेपी को आदिवासियों की याद सताने लगती है। अभी 14 अप्रैल को जब पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही थी, ऐसे में हम लोग देखते हैं कि 2 महत्वपूर्ण बयान जिन्हें यहां पर दर्ज किया जाना बहुत जरूरी है, हमें राजस्थान से सुनाई दिए। पहला बयान बीजेपी की सांसद दौसा से जसकौर मीणा जी का है। उन्होंने अपनी एक प्रेस वार्ता में कहा था कि जो लोग सक्षम हो गए हैं उन्हें अब आरक्षण छोड़ देना चाहिए। माननीय सांसद महोदय, आपसे एक सवाल है। इस देश में अगर विश्वविद्यालयों की कहानी आपको बताऊं तो लगभग 2% प्रोफेसर्स आदिवासी समाज से आते हैं और 7.5% आरक्षण का प्रावधान वहां पर किया गया है। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूं। लगभग 86% आदिवासी 0 से 2 एकड़ भूमि का मालिक है, जिसमें कि आप देखेंगे 45% आदिवासी बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में आता है, बीपीएल कैटेगरी में है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपके जजेस की संख्या उंगलियों पर गिनने के लायक है और उसके साथ साथ आप देखिए मीडिया संसाधनों में आपकी संख्या 0 पर है। उसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में जहां रिजर्वेशन नहीं है वहां आप 0 हैं। ऐसे में अगर आप ये बात कह रही हैं, जिस पार्टी से आप आती हैं उस पार्टी ने पिछले 3 सालों में यूपीएससी में सीधे लेटरल एंट्री की प्रक्रिया शुरू की है, क्या आप बता सकती हैं कि कितने आदिवासियों को उस लेटरल एंट्री में आईएएस, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर बनाया गया है? लेटरल एंट्री जानते हैं ना आप? चोर दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से, बिना कोई एग्जाम दिए, बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी क्राइटेरिया के, सीधे आप पॉलिटिकल पार्टी की मदद से या पॉलिटिकल मास्टर्स की मदद से सीधे आप जो है किसी भी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर बन जाते हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2.5-3 सालों में
बड़े पैमाने पर इस तरीके की नियुक्तियां हुई है। क्या आप बता पाएंगे कितने आदिवासी उस जगह पर पहुंचे हैं जो लेटरल एंट्री हुई है? मैं जानता हूं ये आप नहीं बोल रही हैं, ये आपके पीछे आरएसएस, मोहन भागवत और बीजेपी और उनके मुखिया बोल रहे हैं। आप सिर्फ एक पपेट हैं, एक तोता हैं, एक कठपुतली हैं। वो जानते हैं कि ये पपेट ही समाज को जो है बर्बाद कर सकते हैं। अगर लकड़ी की कुल्हाड़ी में, लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो जंगल के कटने का रास्ता ना होता। हम जानते हैं आपकी मजबूरियां और इसीलिए आप ये बयान दे रही हैं। आपको शर्म आना चाहिए। जिस तबके की आप बात कर रही हैं, आप उस समाज के 1% हिस्से से, या ये कहें कि 1% भी बहुत ज्यादा है, आप अंदाजा लगाइए कि आपका सिर्फ 55% हिस्सा पूरे सोसाइटी का, पूरी ट्राइबल सोसाइटी का ऐसा है जो एपीएल की कैटेगरी में है। 45% तो बिलो पॉवर्टी लाइन में है। किसी का एक मकान देख करके आप उस सोसाइटी का अंदाजा मत लगाइए कि हां इस समाज को अब जरूरत नहीं रह गई है। अगर जरूरत नहीं होती तो इसकी व्यवस्था नहीं की जाती। आप बताइए, आपकी पार्टी से कितने सांसद जो अनरिजर्व सीटों से हैं वहां पर पहुंचे हैं? कितना उनका नंबर है? क्या वो अपर कास्ट के लिए जो प्रपोर्शन में उनको जो मिला हुआ उसके प्रपोर्शन में वो है? नहीं है। लेकिन हम लोग बखूबी जानते हैं। दूसरी तरफ एक दूसरा बयान है जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दिया गया है। वो अंबेडकर सभा के एक मीटिंग में बोलते हुए कहते हैं कि उन्होंने दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए क्या क्या किया है, और वो बाकायदा लिस्ट लेकर के एक एक मंत्री और उसका पद गिना रहे हैं कि किस मंत्री को उन्होंने क्या दिया है। और पिछले 70 सालों में आपको किसी ने कुछ नहीं दिया था, ये मैंने दिया है। अशोक गहलोत साहब, पिछले 70-75 सालों में लगभग 50 साल से ऊपर आप ही की सरकार रही है, आप ही की पार्टी की सरकार रही है। कौन लोग हैं जिन्होंने नहीं दिया? और आप दे रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं क्या? आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है, आपकी मजबूरी भी है। सरकार बनाई इसीलिए जाती है ताकि वो लोगों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित कर सके। लेकिन आप जिस तरीके से बोल रहे हैं वो आप रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं दलितों को और आदिवासियों को कि आप इसे खैरात में दे रहे हैं। तो आप खैरात नहीं बांट रहे हैं, आपके परिवार की संपत्ति आप नहीं बांट रहे हैं। ये नेचुरल जो रिसोर्सेज है, ये जो संविधान में जो व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था के तहत आप हिस्सेदारी दे रहे हैं। और ये तो अभी सही मायने में पूरी हिस्सेदारी भी नहीं है, क्योंकि सवाल है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का। और सिर्फ मंत्रिमंडल की बात नहीं है, सिर्फ विधायकों की बात नहीं है, तमाम संसाधनों की, रिसोर्सेज की बात है, जमीन की बात है, उद्योगों की बात है, नौकरियों की बात है, तमाम चीजों की बात है। तो इसीलिए आप अपनी भाषा, ये जो खैरात वाली भाषा है, इसको बदलने की कोशिश करें। और आप तमाम साथियों से, खास करके राजस्थान के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से एक अपील है
कि ये जो पिछले 25 से 30 सालों से एक फुटबॉल की भांति एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट पर जो भाग रहे हैं, ये भागना बंद कीजिए। अपना मुस्तकबिल खुद लिखिए। कब तक दरी पट्टी बिछाते रहेंगे? थोड़ा आगे बढ़िए, अपने हक और हुकूक के लिए लड़िए, क्योंकि अगर आज नहीं लड़े तो कल सन्नाटा छा जाएगा। और अभी ये जो पूरा का पूरा संघ का जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है हिंदू बनाने का, इस प्रोजेक्ट से बचिए। याद कीजिए आपका कौन सा पुरखा जो है मंदिर बचाने की लड़ाई में था। मंदिर जिनको बचाना है और ये मंदिर की जो राजनीति कर रहे हैं, उनके बेटा बेटियों को देखिए, क्या वो आपके साथ मिलकर के किसी मस्जिद के ऊपर चढ़ करके दंगा कर रहा है? क्या वो मुसलमानों को गालियां दे रहा है? आपको पता है आपके होम मिनिस्टर का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन है, क्या वो आपके साथ मिलकर के कहीं पर दंगा करने में शामिल है? फिर आप क्यों तलवार लेकर के निकल पड़े हिंदुत्व बचाने? क्यों आप दूसरे को जो है गालियां दे रहे हैं? क्यों आप उसकी मस्जिदों के ऊपर हमले कर रहे हैं? इस चीज से बचिए। आपको बड़ी मुश्किलों से जयपाल मुंडा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई, भगत सिंह, ये तमाम लोग आप लोगों को जंगलों से, दूर दराज के हिस्सों से खींच करके लाए थे कि जाओ विश्वविद्यालयों की तरफ जाओ, स्कूलों की तरफ जाओ और कलम पकड़ो। आप वापस उस कलम को छोड़कर को तलवार पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। अपने बच्चों को रोकिए, अपने परिवार वालों को रोकिए और खुद को रोकिए, क्योंकि आपकी लड़ाई किसी मुसलमान से नहीं है। आपकी लड़ाई आपके अपने आप से है। आपकी लड़ाई अपने हक की लड़ाई लड़िए। और जब तक आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कोई दूसरा आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएगा। इसीलिए ये कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर से मुक्ति पाइए और अपना मोर्चा खुद से बुलंद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।